हेलो नमस्कार नमस्ते बच्चा लोग। हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाउ आर यू? क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सो बच्चा लोग दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू, जहाँ पे अपन लोग बात करने वाले हैं अबाउट व्हाट इज़ योर एसएससी जेई सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, सैलरी, अलाउंसेस, कट ऑफ, एक्सपेक्टेड वैकेंसीज एंड बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो शायद आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। बिकॉज यू नो दैट वेरी वेल कि आप लोगों का जो एसएससी जेई में सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट। गुड इवनिंग बच्चा, है कि नहीं? वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। समझ में आया? सो यहाँ पे जो भी अपन लोग बात करेंगे दिस विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके बच्चा, तो थोड़ा बहुत बात करना शुरू करें। आई विल बी रीडिंग योर कमेंट्स एंड आई विल बी आंसरिंग टू यू। तो सबसे पहले आप लोगों को सर सीपीडब्ल्यूडी में काम क्या होता है? So initially SSC JEE के बाद you are joining the CPWD department as a junior engineer, जहां पे आप लोगों को स्पेसिफिकली काम करना है रिलेटेड टू सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। समझ में है? यहाँ पे क्या होगा बच्चा, सिविल इज वन डिपार्टमेंट एंड इलेक्ट्रिकल इज अनदर डिपार्टमेंट, जहां पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्टूडेंट्स आर बीइंग पोस्टेड। समझ में आया? सो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स जैसे कि आप लोगों का कंस्ट्रक्शन हो गया, मेंटेनेंस हो गया एंड रिनोवेशन ऑफ यू कैन से गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो इसमें क्या क्या बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आ सकती है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। समझ में आया? सो दिस इज वन ऑफ द यू कैन से बेस्ट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द जॉब प्रोफाइल, अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटीज दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड। ओके, यहाँ पे एंड थोड़ा बहुत आप लोगों को यहाँ पे लोकेशन टू लोकेशन जहाँ पे आप लोग पोस्टेड हो उससे थोड़ा फर्क पड़ता है। ओके बच्चा, तो सबसे पहले जैसा मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि सीपीडब्ल्यूडी को बेसिकली चार स्पेसिफिक जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है। किस किस में बच्चा? सॉरी सर, सबसे पहले जैसे आप लोगों का नॉर्दर्न, देन योर वेस्टर्न, देन योर ईस्टर्न एंड देन योर साउथर्न। समझ में आया? साउथ जोन। ओके, सो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग वंस अगेन बच्चा लोग। तो आप लोगों को कैसे चार अलग अलग जोन में पोस्ट किया जाता है। तो बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज योर वर्क बच्चा? यू हैव टू अंडरटेक कंस्ट्रक्शन to undertake you can say construction work or maintenance work which is related to the different departments like आप लोगों का you can say central universities, government central universities, उसके बाद आप लोगों का IITs हो गया, उसके बाद आप लोगों के हो गए NITs, IITs NITs आप लोगों के अलग अलग पैरामिलिट्री कैंप्स हो गए। So mechanical and electrical work will be somewhat divided to the mechanical and electrical work related to the construction and maintenance activities. मैकेनिकल वाले उस हिसाब से काम करेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले उस हिसाब से काम करेंगे। सो बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू टू डिपार्टमेंट्स। एक हो जाएगा आप लोगों का सिविल, एक हो जाएगा आप लोगों का इलेक्ट्रिकल, जहां पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल रहेंगे एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स, एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंजीनियर्स ओवर देयर। समझ में आया बच्चे? जहां पे आप लोगों के जैसे रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट बच्चा? सो एसएससी जेई हैज टू विंग्स, वन इज योर सिविल एंड अदर वन इज योर इलेक्ट्रिकल, वेयर यू कैन से इलेक्ट्रिकल और
मैकेनिकल स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। सो बच्चा यहाँ पे आप लोगों का काम रहता है जनरली इज यू कैन से मॉनिटरिंग द साइट्स एंड चेकिंग द क्वालिटी कंट्रोल। एग्जीक्यूशन का काम रहेगा विच इज कवर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स, मतलब आप लोगों के जो कॉन्ट्रैक्टर्स वर्क कर रहे हैं उस काम का सुपरविजन आप लोगों को करना है, उसका एग्जीक्यूशन आप लोगों को चेक करना है। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के अंडर आती है। सो बेसिकली बच्चा व्हाट आर द रोल्स ऑफ योर जॉब, अगर मैं यहाँ पे इसको ब्रॉडर सेंस में लिखना चाहूं। सो आप लोगों का जो काम रहेगा वो रहेगा बच्चा प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट्स फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स एंड यू कैन से मेंटेनेंस वर्क, मेकिंग एस्टिमेट्स, estimates for new projects and maintenance work, सर उसके अलावा क्या रहेगा सर, आप लोगों को जो आप लोगों को वर्क अलॉट किया हुआ है उसको सुपरवाइज करना एंड एग्जीक्यूट करना। सो बेसिकली यहाँ पे यू विल बी डीलिंग विद द कॉन्ट्रैक्टर्स एंड द यू कैन से वर्कर्स और द लेबर्स। वेरी 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 गुड इवनिंग बच्चा, समझ में आ रहा है। बेसिकली यू विल बी डीलिंग विद द कॉन्ट्रैक्टर्स और द यू कैन से डिफरेंट लेबर्स जो वो काम करें। तो आप लोगों का काम रहेगा कि आप लोगों को उस काम को क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज मॉनिटर करना है। समझ में आया। खाली क्वालिटी मॉनिटरिंग के साथ साथ आप लोगों को क्वांटिटी मॉनिटरिंग भी करनी है कि भाई कितना मटेरियल चीजें आप लोगों की यूज हो रही है, दैट इज अल्टीमेटली कमिंग अंडर योर जुरिस्डिक्शन, वो आप लोगों के जुरिस्डिक्शन में आता है। उसके बाद बच्चा आप लोगों को यू कैन से हो सकता है टू डू द मेंटेनेंस of you can say the complaints which are given by the you can say public buildings or you can say public quarters, okay, maintenance of public buildings और क्वार्टर्स, मैं ब्रैकेट में क्वार्टर्स लिख देता हूँ। क्या होता है बहुत सारे रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के लिए जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती है वो सीपीडब्ल्यूडी करता है। समझ में आया। सो यहाँ तक चीजें समझ में आई। पॉइंट नंबर 4 क्या है बच्चा, प्रिपेयरिंग द बिल्स यू कैन से एंड डॉक्यूमेंटेशन वर्क। प्रिपेयरिंग द बिल्स, आप लोगों को जो भी आप लोगों के अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क या मेंटेनेंस वर्क हुआ है सबसे पहले उसको बिलिंग करना, ये आप लोगों का सबसे पहला काम होगा। बिलिंग करने के बाद आप लोगों को उसकी रिपोर्ट्स बनानी, मेकिंग ऑफ रिपोर्ट्स एंड बच्चा यू कैन से अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। यहां तक समझ में आया। मेकिंग एस्टिमेट एंड यू कैन से मेजरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क, वो सबसे पहला काम होता है आप लोगों का। सो बेसिकली आप लोगों का बहुत हद तक जो समय है वो ऑफिस में नहीं गुजरेगा। आप लोगों को ऑफिस अलॉट की जाती है बट आप लोगों को साइट पे ज्यादा रहना पड़ेगा। वेदर यू आर फ्रॉम सिविल, वेदर यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, आप लोगों को ये समझ के चलना है कि बच्चा आप लोगों का वर्क प्रोफाइल ऑफिस का नहीं है। ऑल्दो यू हैव बीन अलॉटेड रिस्पेक्टेड ऑफिस, बट आप लोगों को साइट पे ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है। यू विल हैव अ गुड टाइम टू बी डन ऑन टू द साइट वर्क ऑल्सो। साइट वर्क में आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो बच्चा अल्टीमेटली the difference between the site engineer of a private construction company and CPWD is that private में उनका साइट पे ही सारा का सारा काम है, समझ में है। बट अपना काम वहां पे मॉनिटरिंग करना है, इसी वजह से मतलब आप लोग अपने यू कैन से मॉनिटरिंग वर्क को करने के बाद ऑफिसेज में अपने आ सकते हो। आप लोग समझ पा रहे हो। आफ्टर कंप्लीटिंग योर रिक्वायर्ड मॉनिटरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल वर्क यू कैन कम एट योर ऑफिस एंड यू कैन डू द अदर डॉक्यूमेंटेशन वर्क। मतलब आप लोगों को पूरा समय साइट पे नहीं खड़ा रहना है। नाउ बच्चा सबसे पहले आप लोगों को हायरार्की ऑफ पोस्ट बताऊं कि जैसे आप लोग ज्वाइन करोगे और आप लोगों का प्रमोशन किस तरीके से होगा।
ओके, बेसिकली लेट्स टॉक अबाउट द हायरार्की ऑफ पोस्ट। नीचे से शुरू करें। ओके, यहाँ पे मैं ऊपर हेडिंग दे देता हूँ। तो बच्चा, हायरार्की ऑफ पोस्ट, इनिशियली आप लोग ज्वाइन कर रहे हो एज अ जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर प्रमोट होगा। देखो, आप लोगों के पास दो ऑप्शन है। ओके विशाल, मैं कट ऑफ पे भी आऊंगा। देखो, एक थोड़ा बहुत अपन लोग सिस्टमेटिकली बात करते हैं। सो आप लोग ये समझ के चलिए कि सबसे पहले यू आर ज्वाइनिंग एज अ जूनियर इंजीनियर, तो आप लोगों का प्रमोशन होगा। एंड आप लोगों का जो नेक्स्ट प्रमोशन होगा विल बी एज एन असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, AEEE। ओके, यहाँ पे मैं भी लिख भी देता हूं, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ओके, हेलो 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 बच्चा, यू विल बी पोस्टेड एज द असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ठीक है सर, ये प्रमोशन होने में कितना समय लगेगा? अगर आप लोगों का डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं हुए, अगर आप लोगों के डिपार्टमेंटल एग्जाम्स नहीं हुए, तो यहाँ पे ये प्रमोशन होने में अप्रोक्सीमेटली 7 to 10 ईयर्स लगते हैं। ओके, अप्रोक्सीमेटली 7 to 10 ईयर्स लगते हैं। एंड इफ यू आर कमिंग इन CPWD, ओके, हाँ मैं टाइम भी बता रहा हूँ बच्चे। ओके, और आप अगर यहाँ पे इंजीनियरिंग सर्विसेज से ज्वाइन करते हैं, तो यू विल बी ज्वाइनिंग एट अ पोस्ट ऑफ AEEE, या आप लोगों का यू कैन से ए। सो यहाँ पे AEEE पे ही अपन लोग रखते हैं। सो यू आर ज्वाइनिंग बाय द IES एग्जामिनेशन एट दिस पोस्ट। सो अगर आप लोग IES से सिलेक्ट होते हैं, तो आप लोग 7 से 10 साल आगे चलते हो एज कम्पेयर टू द जूनियर इंजीनियर पोस्ट। समझ में आया बच्चे? ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, सो यू हैव टू नो द डिफरेंस। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होगा, वो जूनियर इंजीनियर के आप लोगों के 15 से 17 साल के बाद होगा। इट विल बी योर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ओके, इट विल बी योर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। समझ में आया? एंड बच्चा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होने के लिए आप लोगों को, मेरी गलती ना हो रही हो तो आप लोगों का BTech होना शायद जरूरी रहेगा। ओके, इसके ऊपर मैं एक बार आप लोगों को कंफर्म करके बता दूंगा। उसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट प्रमोशन होगा, सी दिस डिपेंड्स अपॉन, यू कैन से द प्रमोशन साइकिल। यूजुअली प्रमोशन साइकिल 5 से 7 साल रहती है आगे की पोस्ट पे। एंड डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोगों की कितनी पोस्ट वेकेंट्स रह रही है आप लोगों के लिए, ऊपर जाते जाते बहुत सारे फैक्टर्स वहां पे मैटर करने लगेंगे। ओके, सो उसके बाद आती है आप लोगों की SE की पोस्ट, दैट इज योर सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर। व्हाट इज इट बच्चा? दैट इज योर सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर। ओके, यहाँ पे आप लोगों के डिपार्टमेंटल एग्जाम्स भी रह सकते हैं। ओके, यस बिल्कुल, बीटेक मैंडेटरी रहता है, तो मेरी गलती ना हो रही हो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को, ओके, रितेश, डिपार्टमेंटल एग्जाम रिक्वायरमेंट के ऊपर रखा जाता है, उसके बारे में अपन लोग अभी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इट इज नॉट रेगुलर, ऐसा नहीं है कि हर रेगुलरली आप लोगों का डिपार्टमेंटल एग्जाम रहेगा बच्चे। ठीक है सर, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर के बाद द नेक्स्ट पोस्ट इज आप लोगों के जोनल ऑफिसर की, जिसको कहा जाता है आप लोगों का CE, दैट इज योर चीफ इंजीनियर। सो जूनियर इंजीनियर मेरे हिसाब से इस पोस्ट तक ही पहुंच पाएगा अपने करियर में, प्रोबेबली। अगर आप लोग लकी इनफ है तो इसके ऊपर चले जाएंगे। समझ में आया? अकॉर्डिंग टू द, यू कैन से, आप लोगों का प्रमोशन साइकिल जनरली आप लोगों की नौकरी 25 से 30 साल रहेगी। आप लोग यंग एज पे अगर अपन लोग देखें, यू आर ज्वाइनिंग एट एन एज ऑफ, यू कैन से फॉर एग्जांपल 25 to 30 के बीच में, तो आप लोग 30 साल के आसपास की सर्विस करेंगे। सो इतने प्रमोशंस तक पहुंचना इज, यू कैन से, लकी इनफ, आप लोगों को मैं ये कह सकता हूँ। सो आप लोग इसको गलत तरीके से ना लीजिए, बट ये मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें एक्चुअली जो हो रही है उससे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आया? ठीक है सर, सो यहाँ पे ये जो होता है, ये जोनल ऑफिसर होते हैं। उसके ऊपर की जो पोस्ट आती है ना, दे आर लाइक, यू कैन से, द स्पेसिफिक ऑफिसरल पोस्ट। उसके ऊपर क्या आ जाता है? आप लोगों का ADGs आ जाते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल्स। ओके, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल। उसके बाद आप लोगों का आता है स्पेशल डायरेक्टर जनरल, SDG। एंड सबसे ऊपर आता है आप लोगों के डायरेक्टर जनरल,
which is the person who is directly reporting to the required ministry. ओके वो लोग क्या कर रहे हैं बच्चा, रिक्वायर्ड मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं. सो ही इज द वन. नमस्ते बच्चा. उनका काम है कि डायरेक्टली गवर्नमेंट के ब्रॉडर प्लान्स को एग्जीक्यूट करना. आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा. गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि आज आप लोगों को एक स्पेसिफिक सिटी में एम्स बनाना शुरू करना है. आप लोगों को फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे राजकोट में एम्स का काम शुरू हुआ था. सो ग्राउंड लेवल पे ये जो ऑर्डर है वो पास होगा डायरेक्टर जनरल को. डायरेक्टर जनरल देन उसको पास करेंगे आप लोगों के एसडीजी को. डायरेक्टर जनरल किनको पास करेंगे, आप लोगों के स्पेशल डायरेक्टर जनरल को. फिर वो पास होगा एडिशनल डायरेक्टर जनरल को. एंड उसके हिसाब से जो जोनल ऑफिसर होंगे वो स्पेसिफिक जोन में आएगा, वो चीफ इंजीनियर के पास जाएगा. सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिस्कस करके वहां पे ब्लूप्रिंट बनाएंगे बहुत सारी चीजों की. बन जाएंगे जल्दी ही. बेस्ट ऑफ लक देन बच्चा. ओके आई होप आप लोग जल्दी ही बन जाओ. डिपार्टमेंटल एग्जाम्स आती रहे और आप लोग प्रमोट होते रहे. समझ में आया? तो कुछ इस तरीके से आप लोगों का रूल्स एंड हायरार्की चालू होती है. समझ में आया? सो ऊपर की तरफ आप लोगों को जाते जाना है. लकीली मैं तो चाहता हूं कि सब लोग प्रमोट होकर डायरेक्टर जनरल की पोस्ट तक जाए. ओके सर, सबसे बड़ी बात सर ईएसी एग्जाम के बारे में भी बताइए थोड़ा. बच्चा इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम तो हर साल रहता है. ओके एक हद तक आप लोग देखो कि डिफिकल्टी वाइज ईएससी डिफिकल्ट है बहुत ज्यादा एसएससी जेई से. सो आप लोग वहां से ज्वाइन कर रहे हो तो आप लोगों का एक पोस्ट हायर आप जा रहे हो और आप लोगों का 7 से 10 साल ओवरऑल आप लोगों का प्रमोशन जल्दी हो रहा है. आप लोग समझ पा रहे हो इस बात को? 7 से 10 साल यू आर एट अ हायर पोस्ट एज कंपेयर टू जेई. सो वो आप लोगों का एक फ्रंट स्टेप रहेगा व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम द इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन ईएससी से. समझ में आया बच्चे? तो ये हो गई आप लोगों की बात हायरार्की की. ठीक है. अब नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें थोड़ा. अगर आप लोग आगे आ रहे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें थोड़ा. एक चीज जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता है मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा. हाँ ओके मैं एक एक चीज बता रहा हूँ विशाल, बिल्कुल टेंशन मत लो. ठीक है विशाल बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं एक एक चीज बता रहा हूँ. देखो मैं ऐसे सर कौन कौन से पोस्ट मिलते हैं सर ये क्लियर होने के बाद. देखो एसएससी जेई आप क्लियर करने के बाद आप बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में एज अ जूनियर इंजीनियर ज्वाइन करते हो. इंजीनियरिंग सर्विस के बाद आप लोग असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तौर पे ज्वाइन करते हो जनरली ऐसे ही सीपीडब्ल्यूडी जैसे सीपीडब्ल्यूडी और ऐसे ही कुछ डिपार्टमेंट्स में. समझ में? तो आज मैंने एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की बात ली है रितेश, जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे फेवरेट डिपार्टमेंट रहा है, ईएससी. ओके ईएससी के ऊपर अपन सेपरेट वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात कर लेंगे बच्चे. डोंट वरी, मैं आपको सेपरेटली उसके बारे में पूरा समझा दूंगा, चिंता मत करो. ठीक है. सो थोड़ा बहुत सबसे पहले अपन लोग बात करें वैकेंसीज की. ओके वैकेंसीज के बारे में बात करूं सो मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को 2018 से वैकेंसीज के बारे में बताने की कोशिश करता हूं. मेरे पास जो नंबर है 2018 में ये बात कर रहा हूं सबसे पहले मैं सिविल की. ओके किसकी मैं बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के सिविल की. सो 2018 में सिविल की वैकेंसीज जो थी वर 296 वैकेंसीज. 2020 जो मैं लिख रहा हूँ मतलब इट इज लाइक 2021 पेपर ही. 2020-21 में जो हुआ था वो कोविड की वजह से थोड़ा जो डिले रहा था, मेरी गलती ना हो रही हो तो. ओके सर डिप्लोमा फर्स्ट ईयर एसएससी जेई की तैयारी कैसे करें? ओके मुकेश जी डोंट वरी, आप मेरी कोई स्पेशल क्लास ज्वाइन कीजिए, मैं आपको उसको स्पेसिफिकली बताऊंगा. चिंता मत करो बच्चे. ठीक है मैं आप लोगों को अगर आप मैकेनिकल से हो या सिविल से हो मैं दोनों ब्रांच के लिए आप लोगों को अच्छे से मेंटर करूंगा, चिंता मत करो. भी स्पेसिफिकली इस वीडियो में मैं आपका ये पॉइंट कवर नहीं कर पाऊंगा इसके लिए. सर 2019 में 283 वैकेंसीज थी. 2020 में वैकेंसीज कम हुई थी. 200 से कम हुई थी सर. एसएससी जेई का ऑनलाइन बैच कब से शुरू होगा? अच्छा ऑनगोइंग है, उसके बारे में भी अपडेट देता हूँ आपको. ठीक है अभी आप लोग सुनो इसको, सुनो सुनो सुनो. चलो देखो देखो आप लोगों को सारी मेरी एक आदत रही है, आप लोगों के डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे. डोंट वरी, जब मैं पूरा बता दूंगा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. सर इसके बाद अगर अपन लोग देखें इसके बाद आप लोगों की इस बार कितनी वैकेंसीज रही? आप लोगों को पता है इस बार कितनी वैकेंसी रही 2023 में? 2023 के बारे में बताऊं अगर आप लोगों ने देखा हो अपना. ओके ये रहा आप लोगों का यू कैन से इस बार का रिजल्ट 2023 का. 22 और 23 दो ही बचता है. सो यहाँ पे मैंने मार्क भी करके रखा हुआ है. ये देखिए सिविल का ये कट ऑफ है. ये सिविल का कट ऑफ रहा है 346 मार्क्स सीपीडब्ल्यूडी का. एंड आप लोगों के पेपर 2 के 225 मार्क्स कट ऑफ था यूआर का.
ठीक है, लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के मार्क्स थे। टोटल वैकेंसीज कितनी थी? 194 वैकेंसीज फॉर यूआर, 5 वैकेंसीज फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, ओबीसी कैटेगरी 82 वैकेंसीज। ये आप लोगों के हैंडीकेप्ड पोस्ट में 6 पोस्ट थी बच्चा। उसके बाद आप लोगों का एसटी कैटेगरी में 35 पोस्ट थी, एससी कैटेगरी में 78 पोस्ट थी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 32 पोस्ट थी। ओके, आप लोग इसको ऐड कर लो, इतना मैथ्स तो आप लोग कर ही लोगे। समझ में? ये 2023 का इस बार का। सर ये ऑल वैकेंसीज डिप्लोमा होल्डर के लिए। बच्चा एसएससी जेई में आप लोग हर एक पोस्ट पे डिप्लोमा हो या बीई बीटेक हो या डिप्लोमा प्लस बीई बीटेक हो, आप लोग एलिजिबल हो। हाँ, फर्क इतना है कि कुछ पोस्ट में डिप्लोमा वालों को एक्सपीरियंस शो करना पड़ता है। ओके, एंड कुछ पोस्ट पे यू कैन से डिप्लोमा वाले फ्रेशर्स होने पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग बीई बीटेक हो तो आप लोगों को कोई भी तरीके से यू कैन से एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। मैं एक बार आप लोगों को नोटिफिकेशन भी शो करता हूँ, डोंट वरी। मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन भी शो कर देता हूँ, चिंता मत करो, चिंता मत करो। तो आप लोगों की वो दुविधा भी मैं क्लियर कर देता हूँ। वैकेंसीज के बारे में बात क्लियर हुई? वैकेंसीज के बारे में बात क्लियर हुई सबको? ओके, सो ये देखो, जैसे ये बीआरओ के बारे में क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ होता है, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और 3 इयर्स डिप्लोमा विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस। तो अभी अपन लोग सीपीडब्ल्यूडी की बात कर रहे हैं। ओके, अपन लोग सीपीडब्ल्यूडी की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि सीपीडब्ल्यूडी में सर खाली डिप्लोमा लिखा हुआ है। एक तो एज लिमिट सीपीडब्ल्यूडी में 32 ईयर्स है। जूनियर इंजीनियर सिविल डिप्लोमा, तो सर क्या बीई बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते? बीई बीटेक वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और डी टू डी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया? सी टू डी वाले, सॉरी डी टू डी वाले, सी टू डी नहीं, डी टू डी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या ये चीज सबको समझ में आई? सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रिक लिखा है तो देखो क्लियरली मेंशन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो रहा है क्लियर? बोलिए, अब कोई दुविधा? हाँ, आपका डाउट क्लियर हो गया? एक मिनट देंगे मेरे को, ये मुझे लगता है सेशन थोड़ा लंबा चल जाएगा। मैं दूसरी क्लास को, मेरी एक स्पेशल क्लास है तो उसको थोड़ा आगे कर दूँ। ठीक है, और पूछिए बच्चा, आप लोगों के मन में कोई भी दुविधा हो तो यू कैन आस्क मी। ओके, आप लोगों के मन में कोई भी दुविधा हो तो यू कैन आस्क मी, आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। ठीक है, मैं आप लोगों की कमेंट्स पढ़ ही रहा हूँ। तो मेरे पे डिप्लोमा और बीटेक दोनों है, तो बच्चा सोने पे सुहागा है। आपको एक्सपीरियंस शो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपको एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब कट ऑफ की बात करें थोड़ा। ओके, चलो कट ऑफ की बात करें तो अपन अपनी स्लाइड पे वापस चलते हैं। अपन लोग अपने स्लाइड पे वापस चलते हैं। तो ये अपन लोगों ने बात करी थी वैकेंसीज। अच्छा, ये वैकेंसी सिविल की थी। थोड़ा मैकेनिकल की भी बता दूं, थोड़ा मैकेनिकल की भी बता दूं वैकेंसीज आप लोगों को। ओके, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल की भी बात कर दूं वैकेंसीज की, मतलब मैकेनिकल स्लैश इलेक्ट्रिकल लिखा जाएगा। ठीक है बच्चा, सो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो थोड़ा बहुत वैकेंसीज मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में कम रही है, बट 2018 में द नंबर वाज क्वाइट लार्ज, 197। 2019 में इट वाज 54, 2020 में इट वाज 79। ओके, एंड आप लोगों को मैं बताना चाहूँ कि इस बार 2023 में क्या रहा था। सो ये रहा आप लोगों का
देखो मैकेनिकल का कट ऑफ गया था 416.04 मार्क्स एंड सीबीटी 2 मतलब पेपर 2 का कट ऑफ था 267 मार्क्स आउट ऑफ 300। यूआर की 70 वैकेंसीज थी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी 1 वैकेंसी, ओबीसी कैटेगरी 1515, अदर हैंडीकैप पोस्ट में दो वैकेंसीज थी, एसटी कैटेगरी 10 वैकेंसीज, एससी कैटेगरी 15, ईडब्ल्यूएस 10। सो इन टोटल देखा जाए तो 100 प्लस वैकेंसीज थी सीपीडब्ल्यूडी में। यहाँ पे भी वही नंबर, अगर आप लोग इसका एवरेज निकालो, मैंने जो नंबर ऑफ वैकेंसीज लिखी तो वो 120 से 150 तक ही आती है, बट इस बार बढ़ेंगी। मैंने आप लोगों को इस बार का एक्सपेक्टेड नंबर बताया था, याद है आप लोगों ने अगर सेशन अटेंड किया हो तो? मैंने आप लोगों को इस सेशन में नंबर ऑफ वैकेंसीज बताई थी कुछ दिन पहले ही। एट प्रेजेंट अ वैकेंट सीट इन सीपीडब्ल्यूडी फॉर एसएससी जेई, you can say for junior engineer electrical are 341 vacancies and for junior engineer civil 779 vacancies है, तो उसमें से 200 to 220 vacancies आने की संभावना है एंड 350 to 400 vacancies आने की संभावना है फॉर सिविल। सिविल में जनरली यही नंबर आता है, सो इससे बढ़ेगा ही, डोंट वरी। सिविल में जनरली आप लोगों का जो नंबर आता है वो यही आता है, तो इससे बढ़ेगा ही। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां तक कोई दुविधा? अब सबसे बड़ा प्रश्न कि सर जब भी मैं एसएससी जेई सीपीडब्ल्यूडी ज्वाइन करूंगा तो क्या मुझे पेड लीव्स मिलेंगी फॉर अंडरगोइंग फर्दर एजुकेशन? क्या मुझे पेड लीव्स मिलेगी फॉर अंडरगोइंग फर्दर एजुकेशन? सो प्रोबेबली अगर आप लोग अपने 5 साल की सर्विस पूरा करोगे, अगर आप लोग 5 साल की सर्विस पूरा करोगे तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स आई विल हैव टू बी 90% श्योर फॉर दिस। मैंने ये कहीं पढ़ा हुआ है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं दैट यू विल बी अलाउड 2 years पेड लीव। शायद हाफ पे आप लोग जाओगे फॉर यू कैन से यूनिवर्सिटी एक्रीडिएट कोर्सेज, बट आफ्टर 5 years। समझ में आया? ओके 5 साल की सर्विसेज के बाद प्रोबेबली आप लोगों को 2 साल की पेड लीव्स मिलेगी फॉर अंडर गोइंग द फर्दर एजुकेशन। ये आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं भी चेक करके बता दूंगा कि ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, स्पेसिफिकली अगर आप लोग ओके वो मैंने मुकेश शुरुआत में बता दिया, वो मैंने मुकेश यहाँ पे शुरुआत में लिखा है, ये देखो सिविल और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए लिखा हुआ है। समझ में आया यहाँ तक? समझ में आया? ओके इज दिस क्लियर? ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? उसके बाद सर एक सबसे बड़ा प्रश्न, क्या मेरे को मेरी खुद की ऑफिस मिलेगी? सो सीपीडब्ल्यूडी जी खुद की बिल्डिंग के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं, बट आप लोगों को हो सकता है कि एक साथ 3-4 डिफरेंट साइट्स को हैंडल करना पड़े, तो यस आप लोगों को एक ऑफिस मिलेगी। यू विल हैव देयर ओन ऑफिस एंड आप लोगों को बेसिक एमिनिटीज मिलेगी, मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ मिलेंगे, हेल्पिंग स्टाफ आप लोगों को मिलेंगे, आप लोगों को कंप्यूटर ऑपरेटर भी मिलेंगे, बट आप लोगों को बहुत सारा समय अलग अलग साइट्स को हैंडल करने में जाएगा, अलग अलग साइट्स को हैंडल करने में जाएगा। क्या ये चीज सबको समझ में आ रहा है? आप लोगों का बहुत सारा समय अलग अलग साइट्स को हैंडल करने में जाएगा, तो ये मान के मत चलिए कि सर मुझे ऑफिस में बैठने का बहुत ज्यादा समय मिलेगा। ओके यू विल बी गेटिंग अ ऑफिस सेपरेट केबिन यू विल बी गेटिंग, बट आपका बहुत समय उसमें जाएगा, उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ बैठे बैठे। बाकी तो फिर आप जैसा काम कर रहे हैं। सर व्हाट अबाउट द लीव्स? व्हाट अबाउट द हॉलीडेज एंड लीव्स? सबसे बड़ा प्रश्न। सो सीपीडब्ल्यूडी की बात करें सो देयर आर 6 days पर वीक, देयर आर एक्चुअली 6 days पर वीक। ओके आप लोग ये देखो हॉलीडेज कब होते हैं? ऑल संडेज। हॉलीडेज कब रहेंगे? सेकेंड सैटरडे एंड संडेज। सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे, सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे, सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे ऑफ ईच मंथ, एंड आप लोगों को ऑल संडेज एंड अदर गस्टेड हॉलीडेज। समझ में? एंड अदर अदर गवर्नमेंट लीव्स, जैसे मैं बोल दूं अदर अदर यू कैन से गजेटेड हॉलीडेज, जो गवर्नमेंट पहले से डिक्लेयर कर देगी। इज दिस क्लियर बच्चा? अदर गस्टेड हॉलीडेज। ओके आऊंगा आऊंगा, सब चीजों पे आऊंगा, रे टेंशन क्यों ले रहे हो? उसके बाद आप लोगों को सीएल मिलती है, कैजुअल लीव्स कितनी मिलती है? 8 दिन की पर ईयर। इसके अलावा आप लोगों को कैजुअल लीव्स मिलती है। उसके बाद आप लोगों को मिलती है आप लोगों की अर्नड लीव्स, जिसको ईएल कहा जाता है, अर्नड लीव्स, जिसपे आप लोगों को 30 days मिलते हैं, मतलब यू विल बी पेड फॉर दोज डेज। अगर आप
ओके, उसके बाद आप लोगों को हाफ पे लीव्स मिलेंगी। वो कितनी मिलेंगी? 20 दिन। मतलब उनका आप लोग उतनी छुट्टियों का यू कैन से पे हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? यहाँ तक कोई दुविधा? सर अब ज्वाइनिंग के बाद क्या होता है? सो ज्वाइनिंग के बाद जनरली यू विल बी गोइंग फॉर 1 और 2 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग। जैसे आप लोग ज्वाइन करोगे, देर आर टू ऑप्शंस। कुछ बच्चे ट्रेनिंग को यू कैन से लेट ज्वाइन करते हैं। देखो क्या होता है कि अगर आप लोग, जब आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके समय, कुछ समय के बाद जब आप लोगों को ज्वाइनिंग ऑर्डर आ रहा है, आप लोग तभी ज्वाइन करें। उसमें स्पेसिफिकली एक टाइम पीरियड होगा जिसके बीच में आप रिपोर्ट कर सकते हो। सो इन सीपीडब्ल्यूडी इफ यू ज्वाइंड ऑन टाइम, आप लोगों के ज्वाइनिंग पीरियड को देखते हैं, नॉर्मली यू विल बी गोइंग 1 और 2 मंथ्स क्लासरूम ट्रेनिंग बाय द एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स ऑफ सीपीडब्ल्यूडी। सीपीडब्ल्यूडी के जो सीनियर एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स होंगे, वो हो सकता है आप लोगों को 1 या 2 महीने की सबसे पहले क्लासरूम ट्रेनिंग दे। और अगर आप लोग यूकेन से ज्वाइन कर रहे हो, एंड कुछ समय ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों की ट्रेनिंग 1 महीने की बजाय 2 से 3 महीने की भी हो जाए। ओके, ये ट्रेनिंग जो है ये कुछ हद तक वेरिएबल रहेगी। द डिसीजन विल बी टेकन बाय सीपीडब्ल्यूडी। बट अगर आप लोग लेट ज्वाइन करते हो तो आप लोगों को 1 या 2 वीक में ही उसको ट्रेनिंग को कंप्लीट कर दिया जाएगा और आप लोगों को पोस्ट कर दिया जाएगा। सो जनरली केसेस में आप लोगों को जॉब को ऑन टाइम ज्वाइन करना चाहिए, अगर कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है आप लोगों के पास बहुत सीवियर। समझ में आया? बहुत स्पेसिफिक रीजन नहीं है तो आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। सर क्वार्टर, सर अकॉर्डिंग टू द पे लेवल, अ जूनियर इंजीनियर इज एंटाइटल्ड टू टाइप 3 क्वार्टर, जिसमें आप लोगों का 2 बेडरूम सेट रहेगा। ओके, बट इट इज ऑलवेज यू कैन से अलॉटेड डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी। अगर आप लोग बड़ी सिटीज में अवेलेबल हो तो थोड़ा मुश्किल रहता है क्वार्टर्स मिलना। समझ में आया? थोड़ा मुश्किल होता है क्वार्टर मिलना बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी एंड रिक्वायरमेंट। बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी एंड रिक्वायरमेंट। समझ में आ रहा है? बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी एंड रिक्वायरमेंट। क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है? क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है? बोलिए, यहाँ तक कोई दुविधा? ओके, थोड़ा बहुत बात करें अगर अपन लोग सैलरी की। तो बच्चा 1 मिनट दीजिए मुझे। तो आप लोगों की सैलरीज में देखा जाए ना, तो देखो आप लोगों का ग्रॉस सैलरी एट प्रेजेंट स्पेसिफिकली सीपीडब्ल्यूडी में 70,000 के आसपास तक पहुंच जाता है। इट इज ऑब्वियसली डिपेंडेंट ऑन टू द सिटीज दैट यू आर पोस्टेड इन। मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी, ये कुछ 5-6 महीने पुरानी सैलरी स्लिप है।
ओके, ये कुछ 5-6 महीने पुरानी सैलरी स्लिप है। तो सबसे पहले आप लोगों का बेसिक पे जो था, आप लोग ये मान के चलिए, ओके, दिस इज अगस्त या सितंबर की सैलरी स्लिप। ये कब की है बच्चा? अगस्त या सितंबर की सैलरी स्लिप है। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों का बेसिक रहेगा, वो रहेगा आप लोगों का अराउंड 36,500। ठीक है, बेसिक के अलावा इसके ऊपर रहेगा आप लोगों का डियरनेस अलाउंस। वो कितना रहेगा? वो आप लोगों का इसके ऊपर रहेगा 15,330। एंड ये बच्चा रिवाइज होता रहता है, तो अभी एट प्रेजेंट शायद ये रिवाइज हो गया होगा। ओके, या अगले 2 महीने में रिवाइज हो जाएगा, जनरली अप्रैल तक ये रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक पे आप लोगों का 36,500 है। ओके, उसके बाद आप लोगों का HRA डिपेंड करता है आप लोग कौन से सिटी में पोस्टेड हो। HRA डिपेंड करता है वेदर यू आर पोस्टेड इन द कैटेगरी X, Y और Z सिटी। तो यहाँ पे ये जो है, दिस इज ऑफ कोलकाता। सो कोलकाता का जो HRA है, मैं मैक्सिमम ले रहा हूँ अभी। ठीक है, मैं मैक्सिमम ले रहा हूँ। ओके, आई एम टेकिंग द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं पहले आप लोगों को बता दे रहा हूँ। सो मैक्सिमम HRA इट इज 9855। 27% रहेगा आप लोगों का बेसिक का। एंड उसके बाद आप लोगों का यू कैन से डिफरेंट अदर अलाउंसेस आप लोग बोल सकते हो, TPT अलाउंसेस एंड ऑल। तो ये हो जाएगा आप लोगों का अराउंड 5100 रुपीज, 5112। सो इन सबको ऐड कर दो, कितना हो रहा है आप लोगों का? आप लोगों का टोटल एमलमेंट हो रहा है आप लोगों का, यू कैन से 66,797। 66,797 समझ में आया? 66,797। देखो बच्चा, तीन तरीके की सिटीज होती है, कैटेगरी X सिटी, कैटेगरी Y सिटी एंड कैटेगरी Z सिटी। जहां पे आप लोगों का जो ये HRA होता है, वो सबसे ज्यादा होता है X कैटेगरी सिटीज में, उससे कम होगा Y में, और उससे सबसे कम होगा आप लोगों का Z सिटी में। समझ में आया? ओके, ये चीज आप लोगों को समझ में आई? क्या ये चीज सबको समझ में आई? अब इसके ऊपर बच्चा आप लोगों का ये रहेगा, थोड़ा बहुत आप लोगों का PF डिडक्शंस होंगे। डिडक्शंस कर आके आप लोगों का ऑन हैंड सैलरी कितना चला जाएगा? ओके, ऑन हैंड सैलरी सर, इट विल बी एट प्रेजेंट अराउंड ₹60,000। ओके, ₹60,000 कितना हो जाएगा ऑन एंड सैलरी आप लोगों का? 60,904। समझ में आया? दिस विल बी योर ऑन एंड सैलरी आफ्टर द डिडक्शंस। आप लोगों का कुछ प्रोफेशनल टैक्स कट गया, फिर आप लोगों का कुछ, आप लोगों का PF कट गया, इनकम टैक्स यहाँ पे कट गया, जो भी है आप लोगों का ओवरऑल। तो इतना डिडक्शंस के बाद आप लोगों की ऑन एंड सैलरी कुछ हद तक इतनी रहेगी। समझ में आया? सो 59,000 से 60,000 आप लोगों को पकड़ने चलना चाहिए। ओके, समझ में आया? अब ये देखो, आप लोगों का DA रिवाइज हो गया है, शायद अभी 50% हो गया है, तो एट प्रेजेंट उसकी वजह से भी बढ़ेगा। DA बढ़ेगा तो आप लोगों का टोटल अलाउंस बढ़ जाएंगे। समझ में आया? DA बढ़ने की वजह से आप लोगों के टोटल अलाउंसेस बढ़ जाएंगे। इज दिस क्लियर बच्चे? सो बच्चा, इफ यू आर पोस्टेड इन वन ऑफ यू कैन से गुड सिटी, तो वहां पे सैलरी आप लोगों को HRA की वजह से अच्छी खासी रहती है। क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है? और क्या दुविधा है आप लोगों के मन में चल रही है, आप लोग पूछना चाहें? यस अभिषेक, आई रिमेम्बर यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड बच्चा, आप जल्द ही बताइएगा जब आपकी ज्वाइनिंग हो जा रही है, तो आप लोगों को ट्रेनिंग के दौरान किस तरीके से मतलब फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती है, एंड आप लोगों का क्या सैलरी रहेगी, प्लीज आप बताइएगा, सो दैट वी कैन अवेयर द स्टूडेंट्स। ओके बच्चा, क्योंकि अभी आपका ये ना DA रिवाइज हो गया है, शायद मुझे लग रहा है 50% हो गया है। जब ये सैलरी स्लिप है तब शायद 46% था। समझ में आया? तो आप लोग ये समझो कि आप लोगों की ऑन एंड सैलरी 60,000 क्रॉस कर जाएगी अगर आप लोग। यस, जॉब लोकेशन HRA मैंने आप लोगों को बता दिया, इज बेस्ड ऑन टू द जॉब लोकेशन XYZ सिटी में। तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम लिया है अभी के लिए। तो आप लोग ये मान के चलो ना, देखो 55 से 60,000 ऑन एंड सैलरी है आप लोगों की। 55 से 60,000 ऑन एंड सैलरी है आप लोगों की।
आई थिंक इट्स गुड यार। ओके, समझ में आया। सो अभिषेक, डू शेयर योर ओपिनियन, मतलब आप लोगों का जो भी ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को कैसा एक्सपीरियंस रहता है, डू शेयर दैट विथ अस। ओके बच्चा, एनी अदर क्वेरीज इन योर माइंड, आप लोगों के मन में और भी कोई दुविधा? सो बच्चा 7470 हो रहा है, ठीक है। 50% डीए के साथ अपन ने यहाँ पे 50% नहीं लिया है, तो आप लोगों का डीए थोड़ा बढ़ जाएगा, अपना 66 जा रहा है। प्लस आप लोगों का अदर अलाउंसेस भी थोड़ा बढ़ेंगे। समझ में आया? सो आप लोगों का, अगर आप एक्स कैटेगरी सिटी में पोस्टेड हो, तो आप लोगों का ऑन एंड सैलरी 62-63 हो जाना चाहिए, मुझे लगता है 62-63 हो जाना चाहिए। सो बच्चा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहेगा, इस वीडियो को आप लोगों को प्यार देना है। मैंने सो बच्चा लोग, नाउ टाइम हैज कम टू टेल यू अबाउट द बिगेस्ट ऑफर ऑफ द ईयर 2024, एंडिंग ऑफ द ईयर 2024, रिजॉल्व 2025, जहां पे वी आर विथ यू टू मेक यू क्रैक टुगेदर all the upcoming examinations like SSC, JEE, RRB, JEE, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप लोगों को मिलेगा 55% का डिस्काउंट यूजिंग माई कोड वैद्य50, मेरा कोड वैद्य50 लगा के। ठीक है बच्चा, सो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स को क्लिक करिए एंड आप लोग एसएससी जेई का सफलता सूत्र बैच फॉर एसएससी जेई एंड यूपीपीएससी एई भी आप लोग एनरोल कर सकते हो, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 31st ऑफ दिसंबर। एसएससी जेई 2025 का बैच जो है आप लोगों का, आप लोग अगर 12 मंथ के लिए सब्सक्राइब करते हो तो इट विल कॉस्ट यू ₹8,999। एसएससी जेई 2026 का जो बैच है, ड्यूरेशन 24 months, it will cost you 11,999. So what you can do is use my code VEDYA50 एंड बच्चा आरआरबी जेई के कोर्सेस पे भी आप लोगों को मिलेगा यही डिस्काउंट 55% का। एंड आप लोगों के बताने के लिए मैं चाहूंगा कि मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है इंग्लिश बैच में कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इट्स गोइंग वेरी गुड, एंड कंप्लीट कोर्स ऑन इलेक्ट्रिकल मशीन रविंद्र यादव सर स्टार्ट कर चुके हैं। एंड इन एसएससी जेई कर्तव्य बैच 20 दिसंबर से योगेश सर स्टार्ट कर चुके हैं कंप्लीट कोर्स ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स, और मैं चालू कर चुका हूं पावर प्लांट इंजीनियरिंग पे आप लोगों का कोर्स, इट्स गोइंग गुड। अनअकैडमी प्लस के बारे में बात करें तो अनअकैडमी प्लस आप लोगों को प्रोवाइड करता है रेज एंड फीचर, class handouts, in class poll, DPPs, educator community access, learn live from the comfort of your home, study material in the PDF format, unlimited access to all the batches in class and top educators of India on this digital learning platform, and you can be the next Unacademy SSC JEE RRB JEE top ranker. Okay, जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।